मित्रों, हम लोग लगातार देख रहे हैं नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। और आज हमारे पास चल रही है यूनिट 2। यूनिट 2 में हम अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं। अभिवृत्ति में हम लोग 5 सब सेक्शंस 1.4 तक काम कर चुके हैं और आज हम 1.5 यानी मॉरल एटीट्यूड्स की बात करने जा रहे हैं। मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स 2 सेक्शंस हैं हमारे पास, जिसमें हम अलग अलग बात कर सकते हैं। हम क्या बात करने जा रहे हैं कि मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या हैं। तो उसमें से हमने पहले पॉलिटिकल हटाया और मॉरल एटीट्यूड्स की बात हम अभी कर रहे हैं। तो ये हुई बात मित्रों मॉरल एटीट्यूड्स या नैतिक अभिवृत्ति की। रूपरेखा 5 भागों में इसको हमने बांटा है। अभिवृत्ति के प्रकार, अभिवृत्ति का वर्गीकरण, नैतिक अभिवृत्ति, नैतिक अभिवृत्ति के निर्माण के प्रमुख कारक, नैतिक अभिवृत्ति का महत्व। ये जो अभिवृत्ति के प्रकार हैं, ये तो हम चाहे मॉरल की बात करें या पॉलिटिकल की बात करें, दोनों जगह हमारे लिए लागू हो जाएंगे। यानी हम चाहे इस मॉरल की बात करें या इस पॉलिटिकल की बात करें, दोनों जगह हमारे लिए ये लागू हो जाएंगे। और 3 नंबर से जो हम नैतिक अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास फिर मॉरल की बात आएगी। तो पहली बात आइए देखते हैं कि अभिवृत्ति किस किस तरह की होती है। यूं तो आप मेरे साथ लगातार हैं, बने हुए हैं और देख रहे हैं, तो चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन बहुत थोड़ी सी बात जो हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, वो ये कि अभिवृत्ति सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है और तटस्थ हो सकती है। का अर्थ क्या हुआ कि जो सकारात्मक अभिवृत्ति होगी उसमें हर आदमी, वह व्यक्ति जो सकारात्मक अभिवृत्ति रखता होगा, वो हर चीज को प्रशंसा की दृष्टि से देखेगा, उत्साह की दृष्टि से देखेगा। ये खुशी की तरफ प्रेरित करेगी और कुछ न कुछ आपको नया करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह उत्साह का संचार करेगी, प्रेरित करेगी और वातावरण खुशनुमा आपके लिए बना रहेगा। लेकिन जो दूसरी है नकारात्मक अभिवृत्ति, वहां वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति इत्यादि के संबंध में जो व्यक्ति का दृष्टिकोण है वह नकारात्मक होगा, उदासीन होगा, निराशा भरा होगा, लगेगा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, संभव ही नहीं हो पाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसको हम कहते हैं नकारात्मक अभिवृत्ति जो प्रतिकूल होगी, और सकारात्मक अभिवृत्ति जो अनुकूल होगी। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक तीसरा विकल्प भी है जो तटस्थ का है, माने हमसे कोई लेना देना नहीं, ना हम बहुत पॉजिटिव हैं ना हम बहुत नेगेटिव हैं, हम ना बहुत खुश हो जाते हैं और ना बहुत परेशान होते हैं, जैसा है उसमें वैसे ही जी लेते हैं। तो इसको हम मित्रों कह रहे हैं सकारात्मक अभिवृत्ति। दूसरी बात जो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है, वह है अभिवृत्ति का वर्गीकरण। 2 बातें दोस्तों हमारे सामने यहां आती हैं। एक एटीट्यूड ऑफ की अभिवृत्ति, जिसमें हम कहते हैं कि किसी की अभिवृत्ति। किसकी अभिवृत्ति? जैसे समाज की अभिवृत्ति, व्यक्ति की अभिवृत्ति, संस्था की अभिवृत्ति, संगठन की अभिवृत्ति। तो यह है एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। और दूसरी क्या है? वह है के प्रति अभिव्यक्ति, किसी के प्रति अभिवृत्ति। तो जो अभिवृत्ति रख रहा है ये वाला, यानी व्यक्ति, संगठन, समाज, ये जो भी जिसकी अभिव्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, यह अभिवृत्ति होगी किसी के प्रति। वो कौन है? तो किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति। किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति लोकतंत्र या नौकरशाही के प्रति। किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति समाज या देश विशेष के प्रति। व्यक्ति की अभिवृत्ति राजनीति के प्रति। तो ये किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति हुई।
यही समाज की अभिवृत्ति हो सकती है, संस्था की अभिवृत्ति हो सकती है, संगठन की अभिवृत्ति हो सकती है, जिसे हम कहते हैं किसी की अभिवृत्ति। और किसके प्रति अभिवृत्ति, जो दूसरा वर्गीकरण हमारे सामने है, वह है पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति, लोकतंत्र के प्रति अभिवृत्ति, नौकरशाही के प्रति अभिवृत्ति, समाज या देश विशेष, राजनीति इत्यादि के प्रति अभिवृत्ति। और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आप लगातार देखते रहेंगे। फिल्मों के प्रति अभिवृत्ति, साहित्य के प्रति अभिवृत्ति, मनोरंजन के प्रति अभिवृत्ति, खेलकूद के प्रति अभिवृत्ति। माने आप जितना देखना चाहें इसको देख सकते हैं कि ये अभिवृत्ति किस किस के लिए हो सकती है। तो ये हुआ के प्रति अभिवृत्ति और दूसरा हुआ की अभिवृत्ति। अब आइए देखते हैं कि मॉरल जो कंपोनेंट है वो क्या है। जो हम ये कह रहे हैं कि हम दो तरह की अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं, एक नैतिक और दूसरी पॉलिटिकल। तो जो हमारा एटीट्यूड नैतिक है, नैतिक अभिवृत्ति जिसको हम कह रहे हैं, वह क्या है? तो नैतिक अभिवृत्ति है मित्रों, जिसे समाज ने उचित या नीतियुक्त माना, समाज ने उचित या नीतिपरायण माना, उसको हम कहते हैं कि यह नैतिक अभिवृत्ति है। यह कर्तव्य परायण व्यवहारों से संबंधित होती है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं शिक्षक हूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप विद्यार्थी हैं, आपको क्या करना चाहिए। कोई बात सही है और या गलत है, यह नैतिक अभिवृत्ति इसके विश्वासों पर आधारित है। हम जानते हैं, मानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके आधार पर हम कहते हैं कि ये बात सही है और ये बात गलत है। विद्यार्थी को बहुत सुख नहीं मिल सकता, विद्यार्थी को बहुत सुख नहीं मिलेगा कि अगर उसे सुख मिलेगा तो वो शिक्षा अर्जन, ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएगा। संस्कृत सुभाषितों में विद्या और विद्यार्थी के बारे में जो बातें कही गई हैं, उनमें से एक श्लोक की चर्चा आज कर रहा हूं। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तदैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा, यानी सबो दृष्टि, त्वरित निरीक्षण क्षमता। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान, माने ध्यान मग्न, चिंतन मनन जिस चीज का कर रहा है उसका निरंतर करता रहेगा। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद, अल्प व्यवधान में ही नींद छोड़कर उठ जाता है, वह है, उसको कहते हैं श्वान निद्रा, वह है श्वान। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला। आप जानते हैं कि जब भी आप अधिक खाते हैं, अधिक भोजन करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? आपको आलस्य आता है और शरीर की सारी शक्तियां भोजन को पचाने में लग जाती। गृह त्यागी, अपने घर और माता पिता का अधिक मोह न रखने वाला। गृह त्यागी का अर्थ यह नहीं है कि आप गृह को छोड़कर ही चले जाएंगे, घर को छोड़कर चले जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि घर में रहते हुए भी घर की मोह माया से विरत रहेंगे, उससे अलग रहेंगे। यह है मित्रों 5 लक्षण विद्यार्थी के। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तदैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी का धर्म क्या है, ये देखिए निम्नांकित श्लोक में यह बहुत स्पष्ट होता है। नैतिक अभिवृत्ति नैतिकता, नैतिक त्रुटियों तथा नैतिक मुद्दों के बारे में विचार और व्यवहार को प्रदर्शित करती है। हम देखते हैं कि क्या सही माना जाए, क्या गलत माना जाए। बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मॉरल है, ये जो नैतिक बात है, यह नीति शास्त्र से अलग बात है। एक तो है इथिक्स, माने जो समग्र की बात कर रही है, व्यष्टि और समष्टि में अंतर हमें समझना होगा। नीति शास्त्र तो समष्टि की बात कर रहा है और मॉरल जो है वो व्यक्ति की बात कर रहा है। इसमें हमें इंडिविजुअल, ये सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। तो नैतिकता और नैतिक, हम नैतिक कितने हैं ये हमारे ऊपर है, और नैतिकता क्या है ये एक अलग बात है। तो नैतिकता नैतिक त्रुटियों तथा नैतिक मुद्दों के बारे में विचार और व्यवहार को प्रदर्शित करता है।
यह गुणात्मक मूल्यांकन है, क्वांटिटेटिव नहीं है। इसमें कुछ ये नहीं कह सकते 2 किलो नैतिक है आप, या 10 किलो नैतिक है, या 3 टन नैतिक है, नहीं, ये गुणात्मक है। वो बहुत, उसका आचरण बहुत नैतिक है, उसका आचरण उतना नैतिक नहीं है। तो ये मैं ये कह सकता हूं कि ये एक तरीके से कि ये कॉन्टिन्यूअम है। आप पूरी तरह से अनैतिक हो जाएंगे यह भी संभव नहीं है, आप पूरी तरह से नैतिक हो जाएंगे यह भी संभव नहीं है। आप इन दोनों के बीच में कहीं कहीं रहते हैं, और इन दोनों के बीच में जब आप रहते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे कैसे आप धीरे धीरे और नैतिक होते चले जा रहे हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि ये नैतिक है, जिस हाथ में मेरा पेन है ये नैतिकता का बिंदु है, और ये कम अनैतिकता का बिंदु है या शून्य है, तो आप धीरे 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 नैतिकता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, नैतिक होते चले जा रहे हैं। हम ये कहें कि कोई पूरी तरह से नैतिक हो जाएगा 100%, तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ काल्पनिक होगा, या दार्शनिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि कोई पूरी तरह से नैतिक हो जाएगा। ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन पूरी तरह से शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर यह गुणात्मक मूल्यांकन है, किसके बारे में है? अच्छे या बुरे, पसंद या नापसंद के विषय में है। नैतिक अभिवृत्ति किसके विषय में बात कर रही है? मूल्यों के बारे में, निर्णयों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में। और ये जो मूल्य हैं, निर्णय हैं, सिद्धांत हैं, ये कहां से आते हैं? इसके 3 घटक हैं जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पहला ज्ञानात्मक है, दूसरा भावनात्मक है, और तीसरा क्रियात्मक है। संज्ञानात्मक यानी नैतिक नियमों का ज्ञान, अच्छे बुरे की पहचान। भावात्मक यानी अब ज्ञान हो गया तो नैतिक निर्णयों की परिस्थिति में जो प्रतिक्रिया हमने की वह पसंद या नापसंद के रूप में आ गई, ये भावनाएं हैं हमारी। और व्यवहारात्मक, अब अपनी पसंद के आधार पर हम क्या एक्शन ले रहे हैं, यह हुआ व्यवहारात्मक। नैतिक महत्व की परिस्थितियों में व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार या प्रतिक्रिया। ये देखिए, ये डायग्राम हम एक बार पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं और आप इसको जानते हैं। यहां हमने थोड़ी सी बात बदल दी, यहां हमने इसको ज्ञानात्मक और बढ़ा दिया। पहले आप धारणा देख चुके थे, ज्ञान से धारणा बनी। जब कोई ज्ञान के आधार पर धारणा बनी तो भावनाएं विकसित हुई, जिनसे हमने पसंद नापसंद तय की, अपने आप हो गई, और जिसके परिणाम स्वरूप कोई क्रिया या व्यवहार हुआ। मुझे यह पसंद नहीं है। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, देखिए मैंने कोट पहना हुआ है, सर्दी, ज्ञान, मुझे पता चला कि सर्दी है। अब भाई क्या खाने का प्रोग्राम बन रहा है? आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बन रहा है। ओह, तो आइसक्रीम मैं नहीं खाऊंगा। भावनात्मक, पसंद नापसंद, सर्दी में मैं आइसक्रीम नहीं खाता। तो मैंने क्या किया? कोई व्यवहार हो गया क्रियात्मक, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। तो इस तरह से मित्रों नैतिक अभिवृत्ति 3 बातों पर आधारित है, और यह तीनों कंपोनेंट्स, 3 बातें बदल सकती हैं। जैसे जैसे समय स्थान बदलेगा वैसे वैसे ये नैतिक अभिवृत्ति भी बदलेगी। सर्दी में आइसक्रीम पसंद नहीं है, नहीं खाऊंगा। गर्मी में, अब देखिए समय बदल गया, गर्मी आते ही मैंने कहा कि यहां तो आइसक्रीम हम खाएंगे। मैं गया अमेरिका, वहां देखा सब सर्दी में आइसक्रीम खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो -20 डिग्री है और आइसक्रीम 4-5 डिग्री पे है, तो वो एक्चुअली वहां पर आइसक्रीम है ही नहीं। तो बदल जा रहा है, समय और स्थान के अनुरूप बदल जा रहा है। न केवल समय और स्थान के अनुरूप बदल रहा है, बल्कि यह लिंग सापेक्ष भी है। स्त्रियों की अभिवृत्ति, नैतिक अभिवृत्ति कुछ और हो सकती है, और पुरुषों की नैतिक अभिवृत्ति कुछ और हो सकती है। नैतिक अभिवृत्तियों का जो समाज पर प्रभाव पड़ेगा वो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम व्यक्ति की पसंद या नापसंद से अलग भी हो सकते हैं, तब हम उसको कहते हैं तटस्थ है। यानी कुछ अभिवृत्तियों में नैतिकता से जुड़े हुए सवाल हैं ही नहीं, असंबद्ध हैं,
उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कब नहाता हूं, इससे अच्छे बुरे से दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है। मैं जब उचित समझता हूं तो नहाता हूं, यानी किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद है। व्यक्तिगत सही और गलत के विषय में यह बात तटस्थ है। आप कह सकते हैं कि सर्दियों में लोग आमतौर से नहीं नहाते, गर्मी में कई बार नहाते हैं, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से इसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन यह तो व्यक्ति की बात हुई, व्यक्ति तो ठीक हुआ, लेकिन क्या हम ये कहें कि नैतिक अभिवृत्तियां तटस्थ है? ना, नैतिक अभिवृत्तियां तटस्थ नहीं है। वो तो जो है वो है। व्यक्ति अलग अलग हो सकता है और व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ पसंद और नापसंद बना सकता है। कैसे बनता है ये? अभिवृत्ति के निर्माण के प्रमुख कारक क्या हैं? तो मित्रों, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हम परिवार से, फिर समाज से, फिर जो पंथ है हमारा उससे, और शिक्षा और विद्यालय से सीखते हैं। देखिए, मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं कि धर्म हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें लगातार पंथ का प्रयोग करना है, और मेरी खुद की स्लाइड्स में अक्सर ये धर्म आ जाता है। तो यहां तो मित्रों, पंथ ही पढ़िए, ये धर्म है नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन 42 आपको सब पता है। कुछ और कारक हो सकते हैं, जैसे दंड एवं पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार का क्या अर्थ हुआ? जब भी आप कुछ करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ पुरस्कार मिले, हो सकता है आपको कोई दंड दे दिया जाए। यदि दंड मिला तो फिर आप वह करने से विरत रहेंगे, वह कार्य करने से बचेंगे, और अगर आपको पुरस्कार मिला तो आपको वह कार्य करने में मजा आने लगेगा और वह कार्य आप करने लगेंगे। तो दंड या पुरस्कार भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। एक राजा था, उसने सोचा कि देखें हमारे राज्य में कौन सबसे अच्छा प्रशिक्षक है, ट्रेनिंग जो दे। तो ये हुआ कि भाई मनुष्यों को तो आप ट्रेनिंग दे सकते हैं और वह परिस्थिति के हिसाब से प्रशिक्षण का लाभ उठाता है। पशुओं को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? तो यह प्रतियोगिता आयोजित की गई कि कौन बकरी को ट्रेनिंग दे देगा, कैसी ट्रेनिंग देगा कि ये बकरी घास नहीं खाएगी। अब देखिए, ट्रेनिंग की बात आ गई। कौन सी ट्रेनिंग दी जानी है? कि बकरी घास न खाए। बहुत अच्छा, राज्य भर के लोग जुटे, उन्होंने कहा अरे हम सिखा देंगे, बकरी को सिखाना कौन सी बड़ी बात है। तो मित्रों, सबको यह स्वतंत्रता दी गई कि आप अपनी अपनी बकरी ले आए और उस बकरी को 1 महीना प्रशिक्षित करके लाएं। राजा के यहां इनको 24 घंटे बिना आहार के, बिना कुछ खिलाए रखा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये घास खाती है या नहीं खाती है। पूरी प्रजा इकट्ठी हुई, राजा भी आए, सब ने अपनी अपनी बकरियों को एक एक करके छोड़ा। सब की बकरियां घास की तरफ दौड़ी। अंत में एक बकरी बची थी, बहुत पतली दुबली सी, कृशकाय, बीमार जैसी। ये हुआ कि भाई ये क्या ट्रेनिंग पाई होगी और कौन इसको ट्रेनिंग देगा, और बड़े बड़े प्रशिक्षक असफल रहे। तो फिर पूछा गया कि भाई ये बकरी किसकी है। तो एक छोटी सी लड़की आई और उसने कहा महाराज ये मेरी बकरी है। तो बोला अच्छा, तो आपने भी प्रशिक्षण दिया है? तो ये हुआ कि हाँ जी महाराज मैंने प्रशिक्षण दिया है। तो फिर ये हुआ कि अच्छा चलो भाई, प्रतियोगिता में तो कोई भी भाग ले सकता था, तो इसको भी भाग लेने दिया जाए। ये हुआ कि ठीक है भाई, इसकी बकरी को भी खोल दें। अब जब बकरी को खोला गया तो बकरी मिमियाती हुई दाएं बाएं देखती रही, घास की तरफ दौड़ी ही नहीं। घास थोड़ी दूर पर रखी गई थी। लोगों ने सोचा कि शायद ये बकरी देख नहीं पाती है, तो फिर घास को बकरी के और निकट लाया गया। सूंघ तो पाएगी, घास की गंध से बकरी घास खाने का उपक्रम करेगी, लेकिन बकरी ने घास नहीं खाई। फिर देखिए तमाशा, लोगों ने कहा कोई बात नहीं भाई, इसके मुंह तक ले जाओ, हो सकता है इसको सूंघ भी ना पा रही हो, इसके मुंह में डालो। तो साहब उसके मुंह में घास डाली गई, बकरी ने घास नहीं खाई। हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ दंड या पुरस्कार की भूमिका
आई। क्या हुआ, कैसे हुआ, अब ये तो हम सब के लिए जिज्ञासा का प्रश्न इस समय है। यही राज्य के बड़े बड़े प्रशिक्षकों के लिए भी बड़ी भारी समस्या हो गई कि कैसे बकरी घास नहीं खा रही है। तो पूछा गया कि भाई ये छोटी बच्ची, तुमने बेटा कैसे इसको ट्रेनिंग दिया? तो उसने कहा महाराज कुछ नहीं, पहले आप इन लोगों से पूछिए जो इतना प्रशिक्षण देकर लाए हैं, जिससे पता चले कि प्रशिक्षण की विधियां क्या होती है। मुझे तो प्रशिक्षण आता ही नहीं। तो बाकी लोगों से पूछा गया, बाकी लोगों ने बताया, किसी ने कहा कि हमने अपनी बकरी को बहुत समझाया, किसी ने बताया कि हमने बकरी को सिर्फ दूध पिलाया, किसी ने बताया कि हमने इनको बहुत स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए, हलवा पूड़ी खिलाया, किसी ने कहा कि हमने इनको ड्राई फ्रूट्स खिलाए। लेकिन बकरी की तो समझ में आया ही नहीं किसी की, सब घास खाने की ओर भागी। तो पूछा गया कि इस तुमने बेटे कैसे सिखाया? तो उसने कहा महाराज मैंने ज्यादा नहीं कोई कोशिश की, मेरे पास तो साधन भी नहीं थे, उसी कमरे में मैं रहती हूं, उसी कमरे में ये बकरी बंधी रहती है। लेकिन जब जब यह बकरी घास की तरफ इसने मुंह मारा और चाहा कि मैं घास खाऊं, तो मैंने इसको मारा, दंड, मैंने इसके मुंह पे मारा, दंड। यानी अभिवृत्ति का जो निर्माण है वो दंड और पुरस्कार के माध्यम से भी हो सकता है, अंतरात्मा की मदद से हो सकता है। हम समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत अनुभव हमें सिखाता है, हम जान पाते हैं कि कैसा करने से उचित रहता है, किसको करने से संतोष मिलता है या ये ठीक रहता है, ऐसा किया जाना चाहिए। और महान लोगों की जीवन गाथाएं भी हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किस चीज से हमें बचना चाहिए। तो मित्रों, ये बात हमने समझी नैतिक अभिवृत्ति के निर्माण के प्रमुख कारकों के विषय में। आइए अब देखते हैं कि नैतिक अभिवृत्ति का महत्व क्या है। यह जो नैतिक अभिवृत्ति है, यह हमारे व्यवहार को सहज बनाने में मदद कर देती है। यदि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें एक परिस्थिति विशेष में क्या करना चाहिए, तो कैसे करें, ये हमको अगर कोई कुछ बन जाए तरीका, तो उससे हम सहज ढंग से व्यवहार कर पाएंगे। जैसे मेरा बेटा है, वो कहीं नौकरी करता है और अक्सर निमंत्रण आते रहते हैं, कहीं विवाह का, कहीं किसी और बात का, कहीं किसी और उपलक्ष्य का, आयोजन का, जहां सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें या मेरे बेटे को जाना होता है। वो बेचारा बहुत परेशान रहता है, अभी उसने कैरियर शुरू किया है। तो उसने मुझसे पूछा कि पापा आखिर करें क्या, जब हमें कोई भी बुलाता है और हम बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि जाएं या ना जाएं, तो हम क्या करें, कैसे हम इसको चलाएं। तो मैंने उसको एक सीधा नियम बता दिया कि बेटा, अगर आकस्मिकता है और तुमको लगता है कि संबंध महत्वपूर्ण है तो जाओ, और अगर आकस्मिकता नहीं है तो महीने में ये मान लो कि 2 ही दिन की छुट्टी ले सकते हो। महीने में कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो? 2 दिन की छुट्टी ले सकते हो। अब प्लान्ड है, शादियां हैं, कोई और समारोह है, तो देख लो बेटा, 2 दिन प्राथमिकता के आधार पर, संबंधों के आधार पर, जिसको भी तुम दे सकते हो उतनी छुट्टी ले लो, अतिरिक्त छुट्टियां मत लो। यानी आपको हमने क्या दे दिया, हमने कोई सहायता दे दी, किस तरह से, कोई नियम बनाकर। तो ये नैतिक अभिवृत्ति नैतिक व्यवहार को सहज बनाने में मदद करती है, सही निर्णयों पर पहुंचने में मदद करती है, समाज सेवा जैसे कार्यों में सुविधाजनक हो जाती है। मालूम हो जाता है कि किसको क्या देना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं करना चाहिए, और हमें यह भी पता चल जाता है कि कौन से काम नहीं करने चाहिए। यह निषेधात्मक भी है, यानी हमें जैसे ही पता चलता है कि अनैतिक कार्य कौन से हैं, तो हम उनसे बचने लगते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमने यह समझने की कोशिश की कि नैतिक अभिवृत्ति क्या है। अब राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, इसकी चर्चा हम लोग आगे 2.6 में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बहुत शुभकामनाएं।